हम जानते हैं कि रासायनिक यौगिकों की संख्या बहुत अधिक है। प्रत्येक यौगिक के अपने विशिष्ट गुणधर्म होते हैं। कुछ यौगिक ठोसावस्था में पाए जाते हैं, कुछ तरल अवस्था में, तो कुछ गैसीय अवस्था में। यौगिकों के रंग भी भिन्न भिन्न होते हैं, कोई सफ़ेद, कोई पीला, कोई हरा तो कोई नीला। कुछ यौगिक जल में विलय होते हैं तो कुछ अविलय। कुछ यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत धारा का चालन करते हैं तो कुछ के नहीं। ऐसे यौगिक जो विलयन या गलित अवस्था में धन और ऋण आयनों में वियोजित होकर विद्युत धारा का चालन करते हैं, उन्हें विद्युत अपघट्य कहते हैं। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये आयन विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर अभिगमन करते हैं। धन आयन ऋण इलेक्ट्रोड, जिसे कैथोड कहते हैं, की ओर तथा ऋण आयन धन इलेक्ट्रोड, जिसे एनोड कहते हैं, की ओर अभिगमन करते हैं। इन इलेक्ट्रोडों पर पहुंचकर ये आयन निरावेशित हो जाते हैं। विद्युत धारा द्वारा होने वाले रासायनिक अपघटन को विद्युत अपघटन कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम जल में थोड़ा सल्फ्यूरिक अम्ल डालकर उसमें प्लेटिनम के 2 इलेक्ट्रोडों की सहायता से विद्युत धारा गुजारें तो धन इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन गैस तथा ऋण इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। विद्युत अपघटन प्रक्रम का उपयोग कई उद्योगों में किया जाता है। धातुकर्मीय उद्योग में अयस्कों से निष्कर्षित धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती। कॉपर, जिंक, टिन, गोल्ड, सिल्वर आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा ही किया जाता है। आज हम देखेंगे कि अशुद्ध कॉपर को विद्युत अपघटन द्वारा किस प्रकार परिष्कृत कर सकते हैं। इसके लिए हमें जिस सामग्री की आवश्यकता होगी, शुद्ध ताम्र की पतली पट्टी, अशुद्ध ताम्र की पट्टी, कॉपर सल्फेट का विलयन, आसुत जल, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ड्रॉपर, 2 छिद्र युक्त गत्ते का टुकड़ा, संयोजक तार जो पट्टियों से जोड़े हुए हैं, सेल होल्डर, 2 शुष्क सेल सहित रेगमाल का टुकड़ा, प्लग और कुंजी। आइए अब हम इस प्रयोग को करते हैं। इसके लिए हमें जो सेल है इसका ये ऋण ध्रुव है, ये धन ध्रुव है। तो जो ऋण ध्रुव है उससे हम अभी इसमें से हम कुंजी निकाल लेते हैं। और इस ऋण ध्रुव वाली जो एक संयोजक तार हमने कुंजी से बांधी हुई है, इसी प्लग के दूसरे हिस्से में पहले हम इसको जो तार है इसको रेगमाल से रगड़ लेते हैं, क्योंकि इस पर कुछ ऑक्साइड कार्बोनेट्स की परत जम जाती है, उसको साफ़ करना ज़रूरी है। और फिर इसको हम प्लग के साथ इस तरह से लगा देते हैं। इसी प्रकार जो अशुद्ध ताम्र की पट्टी है, तो धन ध्रुव वाले सिरे से उसको हम जोड़ते हैं। जो धन इलेक्ट्रोड है इसको भी हम पहले थोड़ा साफ कर लेते हैं और फिर इसको धन इलेक्ट्रोड से हम जोड़ देते हैं। अब ये दोनों पट्टियों को हमें इस विलयन में रखना है। इसको थोड़ा सा हम शेक भी कर देते हैं। ये दोनों पट्टियाँ, जिसमें ये अशुद्ध ताम्र की पट्टी है, ये जो 2 छिद्र वाला टुकड़ा है गत्ते का, इसमें से डाल देते हैं। दूसरा जो शुद्ध ताम्र की पट्टी है उसको हम दूसरे छिद्र से डाल देते हैं इस पट्टी से।
आइए अब हम प्लग में कुंजी लगाकर इस विद्युत अपघटनी सेल में से विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं। ये इस तरह से हमने कुंजी इसमें लगाई। कुछ समय बाद हम देख सकते हैं, यदि हम इस सेल में काफ़ी देर तक विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह देखेंगे कि अशुद्ध ताम्र की पट्टी की मोटाई कम हो जाती है। ये अशुद्ध ताम्र की पट्टी है और शुद्ध ताम्र की पट्टी की मोटाई बढ़ जाती है, क्योंकि इस पर नई परत चढ़ रही है। तांबे के अणु परमाणु आकर के इस पर चिपक गए हैं। आइए देखें कि ऐसा क्यों होता है। अशुद्ध कॉपर से बने धन इलेक्ट्रोड यानी एनोड पर से कॉपर धातु कॉपर सल्फेट के विलयन में घुल जाती है और इसी कारण विद्युत प्रवाह होता है। इस इलेक्ट्रोड की मोटाई कम हो जाती है। कॉपर सल्फेट के विलयन में विद्यमान कॉपर आयंस कैथोड पर शुद्ध कॉपर धातु के रूप में जमा हो जाते हैं। यदि हम दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं को एक साथ देखें तो पाएंगे कि एनोड से अशुद्ध कॉपर कॉपर आयनों के रूप में कॉपर सल्फेट के विलयन में विलय हो जाता है तथा विलयन में से कॉपर आयंस समान मात्रा में कैथोड पर शुद्ध कॉपर के रूप में जमा हो जाते हैं। यदि हम दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं को एक साथ देखें तो पाएंगे कि एनोड से अशुद्ध कॉपर कॉपर आयनों के रूप में कॉपर सल्फेट के विलयन में विलय हो जाता है तथा इस विलयन में से कॉपर आयनों की समान मात्रा कैथोड पर शुद्ध कॉपर के रूप में जमा हो जाती है।